गांधी जी देश के लिए एक ऐसा नाम जिन्होंने देश को अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी। देश को एक राष्ट्रपिता मिले, उसके बाद देश को कोई राष्ट्रपिता मिल नहीं पाए हैं, लेकिन आज 2 अक्टूबर है और फिर एक बार हम गांधी जी को याद कर रहे हैं। वैसे गांधी जी हमारे जीवन में इस कदर रच बस गए हैं कि उन्हें भुला पाना मुश्किल है, लेकिन जब 2 अक्टूबर आती है तब खास ये बातें होती है कि गांधी जी के वो विचार, गांधी जी की वो सोच देश और देश के युवाओं को कितनी महत्वपूर्ण साबित होती है। आज गांधी जी के विचारों को हम कहाँ तक फॉलो कर पाए हैं, कहाँ तक फॉलो करने की ज़रूरत है और कहाँ तक फॉलो करना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज फिर एक बार, क्योंकि गांधी जयंती है, गांधी जी को याद कर रहे हैं। एक महामानव आज इसी दिन पैदा हुए थे और इसीलिए आज फिर एक बार गांधी जी पर हम बात करेंगे और उनके जो उसूल है उन्हें फिर एक बार हमारे जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। मैं फिर एक बार युवा आपके सामने आज युवा में यही मुद्दा लेकर आई हूँ कि गांधी जी की सोच आखिरकार युवाओं को कितना अफेक्ट करती है। दो अक्टूबर 1869 में जब गांधी जी का, मोहनदास करमचंद गांधी, मोहन का जन्म हुआ होगा, शायद माता पिता ने भी नहीं सोचा होगा कि आगे चलकर राष्ट्रपिता बनेंगे, लेकिन मोहनदास करमचंद गांधी, उन्होंने अपने कर्मों से, अपने विचारों से देश को इस कदर आगे पहुंचा दिया कि आज देश, भारत देश और गांधी जी एक ही सिक्के के 2 पहलू जैसे हैं। मेरे साथ सबसे पहले मयंक त्रिपाठी है। मयंक, क्या सोचते हैं आप गांधी जी के बारे में? कितना सोचा है, कितना सुना है, कितना पढ़ाया है और कितना फॉलो करते हैं और कितना फॉलो करने की ज़रूरत लगती है? देखिए, गांधी जी को इस देश ने मतलब गांधी जी के साथ अन्याय किया, मुझे ऐसा लगता है। उनको हर जगह यूज़ किया जाता है, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो किसी भी मतलब जितनी भी फील्ड है वहाँ पर सिर्फ उनका यूज़ किया जाता है। गांधी जी को किसी ने पढ़ा नहीं है, मेन समस्या यहाँ आती है। कोई बोलता है गांधी जी ने ऐसा बोला, कोई बोलता है गांधी जी ने ऐसा बोला, और गांधी जी ने क्या बोला वो कोई नहीं जानता है। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है। मेरे साथ भी पहले ये था कि गांधी जी की जितनी भी बातें मैं कोट करता था या बोलता था, ऐसा उन्होंने बोला था या ये उन्होंने किया था, वो सारी सुनी सुनाई बातें थी। जब उनको मैंने पढ़ा, समझा, तो मुझे दिखाई पड़ा कि नहीं, एक मनुष्य अपने विकास के किस स्तर तक पहुंच सकता है। एक साधारण सा मनुष्य जिसने सारी वही गलतियां की जो मैं आज कर रहा हूं या जो मैं कर चुका हूं, जो मैं गलतियां कर रहा हूं वही अगर किसी और ने भी गलती की और वो आज कहां पर है, उनको विदेशों में पढ़ाया जाता है, उनके विचार आज के समय में भी रेलेवेंट हैं। उन्होंने कोई भी चीज़ हो, जैसे रिसोर्सेज के बारे में मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्स हमें सिखाया, और लैंग्वेजेस के बारे में हिंदी को बहुत प्रमोट किया, संस्कृत को बहुत मानते थे वो, और हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सब जगह वो रेलेवेंट है। और इतना ज़्यादा कोई इंसान कैसे मतलब हो सकता है अपने विकास, मतलब उनका वो जो चरम स्तर है वो देखने को मिलता है हमको। और देश ने क्या किया, उनको पढ़ा नहीं है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि कोई बोल रहा है गांधी जी ने ऐसा बोला, कोई बोल रहा है गांधी जी ने ऐसा बोला, बस वही फिर गांधी जी ने क्या बोला ये किसी को पता ही नहीं चल रहा है। क्या करना चाहिए? हम बच्चों को कैसे गांधी जी की सोच तक पहुंचा पाएंगे? मुझे लगता है कि सबसे अच्छा माध्यम है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए और पढ़ाया जाए। स्कूलों में ये काम चल रहा है, गांधी जी की बहुत सारी कहानियाँ ऐसा पढ़ाया जाता है। तो माँ बाप थोड़ा सा ध्यान दें बच्चों पर, उनको गांधी जी के बारे में बताया जाए। और बड़े होने के बाद हमारे ऊपर भी एक जिम्मेदारी कि मैं खुद कोशिश करूं उनको पढ़ने की। जैसे मैंने अभी मैं इतना समय से पढ़ रहा हूं, लेकिन मैंने गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी नहीं पढ़ी थी। अभी कुछ समय पहले मैंने 6-7 महीने पहले माय एक्सपेरिमेंट विद द ट्रुथ जब पढ़ी, तब मुझे पूर्णतया समझ आया गांधी जी क्या थे, कितने अच्छे विचार थे उनके। तो लोग जब पढ़ेंगे उनको तो समझेंगे। और मुझे लगता है कि जितना उनके द्वारा जो लिखा गया वो पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आप गांधी जी को समझ पाएंगे। और उनके विचार जो हैं, उन्हीं के विचार मैं समझता हूँ आज इस विश्व को, इस भारत को शांति की ओर ले जा सकते हैं। चाहे फिर आप देखें अहिंसा परमो धर्म, उन्होंने पूरे ज़िंदगी अपने अहिंसा को फॉलो किया। तो जब इस तरह के विचार लोग फॉलो करेंगे, पूरा देश फॉलो करेगा, विश्व फॉलो करेगा, तो हम कहीं ना कहीं एक शांति जो होनी चाहिए विश्व में वो होगी। भारत विश्व गुरु बन सकता है। तो इस तरह के प्रयास जब हम करेंगे गांधी जी को समझने के, तो गांधी जी भी रिलेवेंट हैं और उनके विचार वो भी रिलेवेंट हैं, ये हमें समझ आ जाएगा। फिर कोई एक छोटा सा किस्सा जो आपको दिल को छू गया हो कि ये तो होना ही चाहिए जीवन में, हर एक के जीवन में? गांधी जी की मुझे एक स्टोरी याद है। जब वो पानी लेकर खड़े रहे थे और किसी से बात कर रहे थे, तो मतलब पूरा वो पानी जो उनके हाथ में था वो गिर गया था। तो जब वो एक
इतने से पानी को कितना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं जो कि नेचुरल रिसोर्स है, और हम लोग ऐसे ही वेस्ट करते हैं। बॉटल में आधा पानी है फेंक देंगे क्योंकि गर्म हो गया है। तो ये सारी चीज़ें जो उनकी हैं वो डे टू डे लाइफ में बहुत हमें सिखाती हैं, और ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाती हैं। मुझे लगता है पानी हो या मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज जैसे वो बोलते थे, तो जब वो पढ़ाई करके पूरी आए तो उनके पास बहुत सारे कपड़े थे घर पे, उन्होंने सारे वो दे दिए और खुद वो कैसे रहने लगे हमने देखा। तो ये सारी चीज़ें उनसे सीखने वाली हैं और बहुत प्रेरित करती हैं, मुझे भी प्रेरित करती हैं। मैं तो अभी खुद, मेरे पास खुद इतने कपड़े हैं कि 50 लोगों के कपड़े हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें समझेंगे, जब मिनिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज करेंगे तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज होगा और सबके पास सारे जो मूलभूत संसाधन हैं, रोटी कपड़ा मकान, वो पहुँचेंगे। तो मुझे लगता है गांधी जी बहुत ज़रूरी, उनको पढ़ा जाना चाहिए, उनके विचार माने जाने चाहिए, बहुत रिलेवेंट है। हाँ, गांधी जी ने कुछ ऐसे निर्णय लिए जो देश के लिए शायद सही नहीं है। तो गांधी जी के निर्णयों पे मुझे एक चीज़ समझ आती है कि उनका इंटेंशन कभी ख़राब नहीं रहा है, इंटेंशन हमेशा अच्छा रहा है। जैसे खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट किया उन्होंने, तो खिलाफत आंदोलन सही था गलत था उस पर नहीं जाते हैं। उनका इंटेंशन क्या था कि अगर हम खिलाफत आंदोलन का सपोर्ट करेंगे तो जो देश के मुस्लिम हैं वो भी हमारे साथ आ जाएंगे, और हम एक साथ जब आज़ादी की लड़ाई लड़ेंगे तो हमें जल्दी आज़ादी मिलेगी और बहुत मतलब सही रहेगा, हिंदू मुस्लिम का जो भाईचारा वो भी बरकरार रहेगा। लेकिन रिज़ल्ट कुछ और निकला। तो गांधी जी ने लेकिन ऐसा नहीं सोचा कि ऐसा होगा, उनका जो इंटेंशन था वो तो अच्छा ही था। तो गांधी जी की उसमें मुझे नहीं लगता कोई गलती है। तो इस तरह की बहुत सारी उनकी चीज़ें हैं जो लगती हैं हमको, जैसे एक चलती है सोशल मीडिया पर कई बार कि भगत सिंह की फांसी रुकवा सकते थे गांधी जी, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको पूरा अंदर तक समझने की ज़रूरत है। और मतलब गांधी जी को अगर हम कुछ नहीं समझ पा रहे हैं उनके बारे में, तो मुझे लगता है कि हमें अपनी समझ बढ़ाने की ज़रूरत है। गांधी जी रिलेवेंट थे, हैं और रहेंगे। गांधी जी अपने आप में एक पूरी कहानी थे, और वो कहानी सालों से भारत देश पढ़ता आया है, सुनता आया है, देखता आया है, फॉलो करता आया है। और आज मैं युवाओं के साथ इसलिए इस बात पर चर्चा कर रही हूँ कि आखिरकार युवा कितना जानते हैं गांधी जी के बारे में। गांधी बापू तो सबको बहुत पसंद है, बचपन से हमने उनके ऊपर बहुत सारे निबंध लिखे हैं, बहुत सारे एलोक्यूशन कॉम्पिटिशन में हमने हिस्सा लिया है, लेकिन सही मायने में उनके विचार को फॉलो करना कितना आसान है, कितना मुश्किल है। और ये युवा क्या सही मायने में गांधी जी के बारे में कुछ जानते हैं कि नहीं, कुछ फॉलो करते हैं कि नहीं, वो हम जान रहे हैं। जयंत, आप क्या सोचते हैं गांधी बापू के बारे में? मैडम, जब मैं छोटा था तो हमारे स्कूल के किताब के लास्ट पेज पर गांधी जी का फ़ोटो हुआ था और एक उनका विचार लिखा हुआ था जो मुझे हमेशा से प्रेरित करता रहा। उसमें ऐसा लिखा था, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। तो मैं गांधी जी के द्वारा सबसे बड़ी सीख ये मानता हूँ कि हम हमारा जीवन इतना आदर्श बनाए कि हमारे जीवन को लोग देखकर अपने आप सीख पाए, हमें किसी को कुछ सिखाने की ज़रूरत ना पड़े। दूसरा मैडम, मैं गांधी जी के विचार से बहुत ज़्यादा प्रेरित हूँ। मैंने उनकी आत्मकथा सत्य के प्रयोग वो पढ़ी हुई है। उसमें कई ऐसे प्रसंग हैं जिसमें उन्होंने ट्रूथ के साथ एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। उन्होंने सच को एकदम हृदय से स्वीकारा हुआ है। और हम अगर उनके चीज़ें देखें, वो पानी को भी जितना मिनिमम यूज़ है, मिनिमम जीने के लिए जितनी नीड है उतना ही यूज़ करते हैं, हर चीज़ का ऐसा। दूसरा, अगर हम गांधी जी का बैकग्राउंड देखें, इतने अच्छे से वो वकीलात की पढ़ाई करके आए थे। और मैंने उनके बारे में यह पढ़ा था कि वहाँ पे वो जो इंग्लैंड का जो सबसे अच्छा एरिया था, जैसे अभी मुंबई में मरीन ड्राइव वैसे एरिया में वो रहते थे, बहुत अच्छी उनकी प्रैक्टिस थी। फिर भी अपने देश के लिए उन्होंने वो सब कुछ छोड़ा। और जब वो इंडिया में आए तो इन्होंने देखा कि यहाँ पे गरीबी की वजह से लोग पूरे कपड़े नहीं पहनते, तो उनकी वजह से गांधी जी ने अपना अंग्रेज़ वाला पोशाक त्यागा और अर्ध कपड़े में उन्होंने अपने पूरा जीवन निर्वाह किया। ये चीज़ें मैडम बहुत बड़ी है जो हमें अंदर से इंस्पायर करती है। अगर हम गांधी जी को किसी भी हिंदू मुस्लिम की नज़र से ना देखें और व्यक्ति के रूप में देखें, तो वो पूरे विश्व के व्यक्ति थे, नॉट इंडिया बट जिसे हम विश्व मानव बोलते हैं। गांधी जी ऐसी पर्सनालिटी थी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि हर युवा को गांधी जी को पढ़ना चाहिए, उनको समझना चाहिए। सिर्फ अहिंसा में नहीं मानते हुए गांधी जी को संपूर्ण तरीके से एटलीस्ट एक बार उनकी आत्मकथा पढ़ के समझने का प्रयास करना चाहिए, गांधी जी को अपने जीवन में उतारना चाहिए। यही सबसे बड़ी चीज़ हम गांधी जी को उनके जन्मदिन पर हमारी ओर से दे पाएंगे। सत्य, अहिंसा, ऐसी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने सिखाई थी जो शायद प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे लिए अब इतनी पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचा जाए तो इतना मुश्किल भी नहीं है। चीज़ों को फॉलो करना और सही तरीके से फॉलो करना बहुत अंतर है, लेकिन गांधी बापू हमेशा सारी चीज़ों को इंसिस्ट करते रहे। देश की आज़ादी में तो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया ही, लेकिन भारत देश को एक दिशा दी, भारत देश को एक सोच दी, और इसलिए उन्हें राष्ट्रपिता हम कहते हैं।
क्या सोचते हैं आप गांधी जी के बारे में? हाँ, गांधी जी ने बोला था कि लाइफ इज़ नॉट अबाउट टू इम्प्रेस, लाइफ इज़ अबाउट टू इंस्पायर। मेरा ऐसा, मैंने जितना गांधी जी को पढ़ा है और माना समझा है, मेरा ऐसा मानना है कि आजकल की युवा पीढ़ी उसे उन्हें गलत समझ रही है वो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी और सोशल मीडिया के कारण। आज से 100 साल पहले 1920 में जब भारत एक राष्ट्र भी नहीं था, तब उन्होंने सभी लोगों को राष्ट्रहित के लिए एकजुट किया। आज उनके 100 साल बाद अगर हम सबको राष्ट्रहित के लिए बुलाया जाए तो भी हम नहीं कर सकते। गांधी जी महान थे, महान हैं और हमेशा महान रहेंगे। गांधी जी हमें हर जगह दिखते हैं भारत देश में। जब भी कोई पैम्फलेट होते हैं, जब भी कोई किताबें छपती हैं और हमारी नोट, हमारी करेंसी जो है, वहाँ हमेशा ही हम गांधी बापू को देखते हैं, क्योंकि हम उनसे इंस्पायर हो सके। और जैसे जयपाल ने कहा कि इम्प्रेस करना नहीं, इंस्पायर करना इज़ लाइफ। यही गांधी बापू का संदेश था। सत्य अहिंसा के साथ साथ उन्होंने जो चीज़ें देश को दी है, आज देश उन चीज़ों के साथ साथ चल रहा है। क्या कहना चाहेंगे गांधी बापू के बारे में? कि उनका एक जो किस्सा था कि जब उनके साथ एक महान विभूति थे, तब उन्हें पूछा कि आप ब्रश कैसे करेंगे। तो जब वो आश्रम में ही रह रहे थे, तो उन्होंने कहा सिर्फ मैं एक लोटे से ही मेरी दैनिक दिनचर्या करता हूँ। तो कहा एक लोटे से आप कैसे कर सकते हैं? तो बोला कि पानी जो है वो सिर्फ मेरे लिए ही नहीं है, वो समाज के सारे जीव जंतु, सारे पशु पक्षी, सबके लिए है। तो उसमें हमें देखना मिलता है कि उनकी समाज और पर्यावरण के प्रति कितना प्रेम है। वहाँ हमें जानने को मिलता है कि गांधी जी जो सिर्फ अपने के बारे में ही नहीं सोचते थे। पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि एक समय था कि जब शांति से काम नहीं हो सकता था, तब वहाँ हमें युद्ध की ज़रूरत है। पर आज हमें इतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी जो युद्ध चल रहा है वो मानसिक युद्ध चल रहा है। तो हमें दिमाग से काम करना होगा। तो कि गांधी जी का जो तजुर्बा था कि पहले आदमी के अंदर को हम शुद्ध करेंगे, उसके बाद जो है हम दिखाएंगे। और मैं बताना चाहूँगी कि आज से कई साल, 1000 साल पहले एक मोहन हुए, जिसको हम कृष्ण कहते हैं। और उसके बाद अभी जो है मोहनदास करमचंद गांधी हुए, जिसको हम देख सकते हैं कि वो भी ऐसा ही सोचते हैं कि हमें किसी के पास मांगना नहीं है, क्योंकि मांगने से हम लाचार हो जाते हैं। इसीलिए उनके विचारों पर जैसा हमें एक व्यक्तित्व मिला। तो मैं भी एक मानना हूँ कि समय भी अपना करामत दिखा रहा है कि उस समय भी ऐसा एक व्यक्ति पैदा हुआ और समाज में काम किया, और अभी भी समाज में काम किया। उन्होंने भी भगवत गीता दी कि जो कि हर फील्ड में काम आती है। गांधी जी ने भी एक ऐसा आदर्श जीवन जिया जो कि हम किसी भी चीज़ में जा सकते हैं। जैसे कि हम आज विज्ञान को देखते हैं तो एक ही चश्मा पहन के देखते हैं, विज्ञान मतलब साइंस, जबकि विज्ञान प्रकार प्रकार के होते हैं। जैसे मानसिक मनोचिकित्सा, फिर रमत का विज्ञान। तो गांधी जी ने भी एक ऐसा विज्ञान किया, क्योंकि आज हम देखते हैं कि लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं साइंस के साथ। तो गांधी जी ने भी एक ऐसा एक्सपीरियंस किया कि मैं सत्य के साथ एक्सपीरियंस करता हूँ। और देखते कि आज लोगों में उग्रता इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि कुछ सहनशीलता नाम का तत्व जो है वो है ही नहीं, जो कि गांधी जी से हमें सीखने को मिलता है। कृष्ण और मोहन, दो कंपैरिजन, क्योंकि दोनों को ही हम फॉलो करते आए हैं। भगवत गीता हमेशा हम जीवन में उतार कर उसी के आधार पर चलने की, उसी आदर्श पर चलने की कोशिश करते हैं। और गांधी जी ने जो हमें कहा, जो हमें सिखाया, देश को जो सिखाया, देश को जो दिशा दी, उस दिशा पर आज भी देश चल रहा है। गांधी जी का एक कोट है जो हम शायद बचपन से अपनी डायरीज़ में सब जगह देखते आ रहे हैं, एजुकेशन इज़ द पावरफुल वेपन विच क्रिएट्स ऑल पर्सन्स ऑफ जेन्युइन कैरेक्टर्स। सो गांधी जी का ये जो कॉन्सेप्ट है एजुकेशन को लेके, पढ़ाई लिखाई को लेके, जो आज की दौर में भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पढ़ाई लिखाई, वो वोकेशनल ट्रेनिंग पे महत्व देते थे कि ना कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई करना बैठ के, पर उसे कार्य में करना, कि जो आप पढ़ रहे हो उसे सीखना, काम करके सीखना, और एक लेबर वर्क करना, क्योंकि वो आप में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को जन्म देता है। पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई लिखे बन के एक अच्छा इंसान नहीं, पर आप जब अपनी जिम्मेदारियों को समझते हो कि आप एक इस जीवन में आपको जो ये जीवन मिला है वो एक सिर्फ अपना उद्धार करने के लिए नहीं, लेकिन समाज के उद्धार के लिए भी बना है। तो जब इंसान समझता है ये मेरी जिम्मेदारियाँ पढ़ लिख कर, तो वो सोसाइटी में कॉपरेशन लाने की कोशिश करता है। मैनेजमेंट में हमारे सर कहते हैं कि गांधी जी के प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट में भी कई काम आते हैं, जो फेलोशिप या ट्रस्टीशिप की बात करते हैं, क्योंकि बिजनेस किस लिए खड़ा होता है? बिजनेस हम सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए नहीं खड़ा करते, लेकिन इस समाज के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए करते हैं। तो गांधी जी हमेशा समाज की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक थॉट रखते थे, और कहते एजुकेशन हमेशा चार चीज़ों को स्टिमुलेट करता है, उनको जगाता है, अपना आपका हार्ट,
माइंड, सोल एंड बॉडी। तो पढ़ाई सिर्फ एक किताब में लिखने वाली चीज़ नहीं, बट आपकी इन सभी चीज़ों को स्टिमुलेट करता है और आपको एक फिज़िकल स्ट्रेंथ देता है। आपकी पढ़ाई आपको स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ाता है, भक्ति में भी आगे बढ़ाता है, और समाज के लिए आप क्या हो वो आपको समझाते। तो आप बिल्कुल सही बात है, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। आप गांधी जी को आपने ज़रूर कहीं ना कहीं सुना होगा, पढ़ा होगा। क्या चीज़ ऐसी है जो आपको ऐसा लगता है मुझे फॉलो करनी है, या आप फॉलो करते हैं? उनकी एक चीज़ है कि हमें सभी पता है कि वो एक आम मनुष्य की तरह उन्होंने भी जीवन में कई गलतियां की थी, पर आज हम ये देखते हैं कि इंसान अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करता है। हमने देखा था उनके साथ एक किस्सा बना था कि उन्हें जब ये एहसास हुआ कि उन्होंने कई गलतियां की हैं, तो उन्होंने अपने पिताजी से जाके पत्र में, ना सामने नहीं कह पाए पर पत्र में लिखा, उन्हें बताया कि मैंने गलती की लेकिन मैं इसे सुधारूंगा और मैं एक अच्छा व्यक्ति बनूंगा। और उसके बाद वो समय है और आज का समय है कि पूरा विश्व उनका जय जयकार करता है कि गांधी जी क्या थे। तो वो एक चीज़ है कि सबसे बड़ी बात कि अपनी गलती मानना और उसे सुधारना और दोबारा एक अच्छा व्यक्ति बनना या अपने आप को बदलने की कोशिश करना। बहुत सहमत हूँ आपकी बात से। गलतियाँ हर इंसान करता है, गांधी जी करते थे, और हर इंसान जो बड़े से बड़ा था और छोटे से छोटा इंसान है, गलती ज़रूर होती है, लेकिन गलती को स्वीकार करना, उसमें गांधी बापू को कभी शर्म नहीं आती थी। गांधी जी हमेशा ही अपनी गलतियों को स्वीकार करते आए हैं। कुछ ऐसी गलतियाँ थी जो शायद देश को कभी पता भी नहीं चलती अगर उन्होंने खुद अपनी किताबों में नहीं लिखी होती। अब हमारे साथ सृष्टि है। सृष्टि, क्या सोचते हैं आप उसके बारे में? हम सभी उनको महात्मा गांधी बुलाते हैं, और महात्मा का मतलब होता है प्योर सोल। तो जो ये नाम उनको दिया गया, ये उपाधि उनको दी गई, ये उनके कर्मों के हिसाब से डिसाइड करके उनको दी गई। तो मैं अपने स्कूल के दिनों की याद करूँ, या फिर अभी भी हम बच्चों से पूछते हैं कि 2 अक्टूबर को क्या है, तो बच्चे बोलते हैं छुट्टी है। तो ये जो अब सीरियसनेस होती है महात्मा गांधी के बारे में जानने की, उन्होंने जो हमारे लिए बलिदान दिए हैं, सेक्रीफाइस दिए हैं, वो जानने की, तो वो अब रह नहीं पाई है। उसके लिए ज़रूरत है लोगों को ये बताने की कि उन्होंने क्या क्या किया है। बहुत लोगों के 2 तरह के व्यू होते हैं कि हाँ, महात्मा गांधी ने बहुत अच्छे काम किए, और कुछ लोग कहते हैं महात्मा गांधी ने ये काम सही नहीं किया, हमको सही नहीं लगे। पर मेरा मानना ये है कि उस वक्त में जब महात्मा गांधी जी ने ये डिसीजन लिए होंगे, उस वक्त के हिसाब से वो डिसीजन एकदम सही रहे होंगे। हमने बिज़नेस में ये चीज़ बहुत पढ़ी है कि फ्यूचर इज़ अनसर्टेन, फुल ऑफ रिस्क, ये हमने लाइन पढ़ी है। तो जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं, हम भी आज कोई डिसीजन ले, हो सकता है फ्यूचर में वो गलत हो जाए। तो इतिहास जो बनता है वो इन्हीं डिसीजन से बनता है। तो जब तक डिसीजन हम नहीं लेते, इतिहास कभी नहीं बनता, और वो हमें कुछ सालों बाद ही पता चलेगा कि हमने सही लिया या नहीं। अब जब बात आती है महात्मा गांधी के बलिदानों की, तो कहते हैं कि इफ़ यू वांट द चेंज, बी द चेंज। तो उस समय ऐसा नहीं था किसी को आज़ादी नहीं चाहिए थी, पर उस समय गांधी जी ने वो मुहिम उठाई और उन्होंने वो चेंज बनने का बीड़ा उठाया, और वो चेंज बने। कहते हैं जो भी इंसान चेंज लाता है लाइफ में, या फिर वो तो पूरे देश में ही चेंज लाना चाहते थे, उसको काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी होती है। उन्होंने भी, हमने देखा, काफ़ी चीज़ें सेक्रीफाइस की। उनकी पर्सनल लाइफ नहीं थी, उन्होंने पूरा समय अपना देश को दिया, कई आंदोलन किए, डांडी मार्च किया, या फिर उनका सबसे बड़ा जो मोटो था अहिंसा परमो धर्म। तो ये सब चीज़ें जो हमको मिली है, अक्सर ये कहा जाता है कि हमको जो आज़ादी मिली है उसकी कीमत हमें नहीं पता है, क्योंकि हम उस समय थे नहीं। तो मैं यही उम्मीद करती हूँ कि जो आजकल के यंगस्टर्स हैं वो पढ़े, जाने कि हमारे जो पूर्वज रह के गए हैं उन्होंने कितना कुछ किया है। राष्ट्रपिता की जो उपाधि दी गई है वो एक बहुत बड़ी उपाधि होती है, और वो जो दी गई है वो उन्होंने जो किए हैं, बलिदान दिए हैं, अपना समय दिया है, उस वजह से है। बहुत सारी चीज़ अब देश में कहीं ना कहीं आंदोलन का स्वरूप ले चुकी है। चाहे स्वच्छता की बात हो, चाहे खादी के इस्तेमाल की बात हो, आत्मनिर्भर भारत की बात हो, जो अब हो रही है वो गांधी जी ने आज से सालों पहले कर दी थी। जब 100 साल पहले गांधी जी देश के लिए लड़ रहे थे, तब देश में ये सारी मुहिम गांधी जी चला रहे थे, जो अब फिर एक बार देश में चलाई जा रही है, और देश को गांधी जी के ही उन्हीं उसूलों पर वापस ले जाने की कोशिश हो रही है। हमारे साथ प्रोफेसर उमंग है। सर, क्या कहेंगे गांधी जी के बारे में, आपके क्या विचार हैं? आज उनका जन्मदिन फिर एक बार भारत देश मना रहा है। मुझे ये लगता है कि जो भी युवाओं के मन में उनके प्रति जो एक र्यूमर्स है, या उनका जो समझने में जो प्रॉब्लम है, वो दूर करने के लिए उनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको पढ़ेंगे तो मैंने उनसे ये सीखा है कि कैसे आप अपने आप को एक आइडियल प्रिंसिपल पे टिका सकते हो। जैसे उन्होंने एक सच, और जो सच के बारे में उनका ये था कि चाहे उससे किसी को भी कुछ भी हो जाए, नुकसान हो जाए, कुछ भी फ़र्क हो जाए, लेकिन मैं अपने उसूलों से
डगने नहीं वाला हूँ या झुकने नहीं वाला हूँ। और वो जो आजकल हमारे अंदर सबसे कमी हो चुकी है कि हम अपने उसूलों पे टिकते नहीं हैं या उसके अंदर हमारा जो डिसीज़न होता है। तो आपको पता ही होगा कि कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं जैसे मैं देखता हूँ कि जैसे जब वो अफ्रीका में होते हैं तो कस्तूरबा जी को बोलते हैं कि आप टॉयलेट साफ करें, वो मना कर देते, तो तब वो उनको जिस तरह से उनको समझाते हैं, डांटते हैं, उससे हमें पता चलता है कि वो हमको भी अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास दिलाते हैं और हमें समझाता है कि हमें अपने जो काम है वो खुद करने हैं, अपने प्रिंसिपल पर रहना है और वो जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर वो हम फॉलो करेंगे तो मुझे ये लगता है कि जैसे उन्होंने बोला था, बी द चेंज यू वांट टू सी इन दी वर्ल्ड, जो मुझे लगता है वो सपना हम साकार कर पाएंगे। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, गांधी जी के बारे में आपकी डे टू डे जो भी टीचिंग होती है, कहीं ना कहीं गांधी जी की जो सोच है स्टूडेंट तक पहुंचाने की कोशिश होती है? हाँ बिल्कुल होती है, बिकॉज सी मैं जब भी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता हूँ या इतिहास पढ़ाता हूँ तो मैं हमेशा गांधी जी के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें बताना चाहता हूँ जिससे वो समझ पाए कि उन्होंने जो निर्णय लिए थे उससे हम क्या सीख सकते हैं। जैसे आप कुछ ऐसे निर्णय में से एक निर्णय ऐसा था कि जब वो भगत सिंह जी को फांसी देने थे, जिस पे सबसे ज़्यादा विषय बनता है, तो उस विषय में उनका उन्होंने ये माना था और उनका एक ऐसा मानना था कि अगर कोई कानून बना है, जो भी बना है, अगर हम उसको, वो गलत है या सही है वो बात का विषय है, लेकिन हमें पहले उसको फॉलो करना और उसको विरोध करने का जो तरीका है ना, वो ऐसा नहीं है कि आप रोड पे आ जाओ या चिल्लाने लगो। आप उसका विरोध शांति से और अहिंसक तरीके से भी कर सकते हैं। और इसीलिए जब भगत सिंह ने जब बॉम्ब फेंका था पार्लियामेंट में, तो वो उससे असहमत हो गए थे कि ये तरीका सही नहीं है। जिसे हम आज़ादी ले रहे हैं तो आज़ादी हम उस दूसरे तरीके से भी ले सकते हैं, जहां हम अपनी लड़ाई है उसको और अलग तरीके से कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने उसमें क्लियर स्टैंड ले लिया था कि मैं अभी जो देश में डिमांड है तो इसलिए मैं ऐसा कर सकता हूँ कि उनकी फांसी को डिले कर सकते हैं और उसको लेकिन उनको जो उनके जो उसूल थे उनको उन्होंने कभी छोड़ा नहीं। और वो ही एक ऐसी सच्चाई है जिसकी वजह से मुझे भी लगता है कि मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ और मैं भी ऐसी कोशिश करता हूँ कि उनके कुछ उसूल है वो मैं अपने जीवन में भी लागू करूँ और स्टूडेंट्स को भी सिखाऊँ, जिससे वो आने वाले समय में कुछ बदलाव ला सके। गांधी जी यानी एक पूरा ऐसा एनसाइक्लोपीडिया था कि वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल सकती थी और उसी का इस्तेमाल उस वक्त हुआ था और आज तक होता आ रहा है। गांधी बापू की बात हर जगह होती ही होती है, किसी न किसी रूप में होती है। स्कूल कॉलेज में तो उन्हें पढ़ाया ही जाता है और ये कोशिश की जाती है कि यही विचार, यही आचार हम छात्रों में ला सके और कुछ ऐसे और गांधी हम देश के लिए तैयार कर सके। क्या सोचती हैं आप गांधी जी के बारे में? आपने ज़रूर उन्हें पढ़ा होगा या सुना तो ज़रूर होगा। जैसा कि बापू ने कहा है कि आज़ादी जो हमें मिली है वो हमें खून खराबे से नहीं मिली, वो हमें एक रणनीति से मिली है। ये रणनीति जो बापू ने चलाई थी, संघर्ष, तैयारी और संघर्ष की रणनीति, ये बापू ने 32 वर्ष तक अपने कार्यकाल में ऐसी बाजी चलाई जिससे अंग्रेज़ों के दांत खट्टे हो गए। अंग्रेज़ों ने जो अपना कार्यकाल भारत में लाया था वो एक कारोबार के लिए लाया था, लेकिन उसका फ़ायदा उठाकर उन्होंने यहाँ पे अपनी सत्ता बना ली और इसी सत्ता के ख़िलाफ़ बापू ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट और स्वदेशी मूवमेंट। इससे भारत में अंग्रेज़ों का जो राज्य चल रहा था इतने सालों तक, बापू के नीतियों की वजह से उनका सूरज अस्त होने लगा और यही सारी सीख हमें बापू से मिलती है। सेल्फलेस पर्सन थे, अपने आप को पीछे छोड़कर, अपनी ज़िंदगी जो है अपने परिवार को पीछे छोड़कर अपनी ज़िंदगी देश के नाम कर दी थी और तभी आज भी देश उन्हें याद करता है कि आखिरकार वो जो सोच है उसे कैसे कैरी फॉरवर्ड किए जाएं। वहाँ जो स्वदेशी की बात थी वो सारी चीज़ें आज देश के लिए कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे साथ अब राहुल है। राहुल, क्या सोचते हैं आप गांधी जी के बारे में? मैम, बीइंग ए लॉ स्टूडेंट मैं गांधी जी को मोस्ट एडमायर करता हूँ क्योंकि वो एक्चुअली लॉ ग्रेजुएट थे। उन्होंने ब्रिटेन से जाके अपनी डिग्री लाई थी और सबसे ज़्यादा सक्सीड हुए लाइफ में। भारत के आधुनिक इतिहास में उनका नाम बहुत ही स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया। उनके चरित्र के 2 आयाम थे। एक व्यक्ति, मेरे में भी कुछ गलतियाँ हैं, कुछ खराबियाँ हैं, आप में भी गलतियाँ होंगी, तो गांधी जी में कुछ बुराइयाँ थे तो हम उनको खारिज नहीं कर सकते। जो अच्छाइयाँ उनसे सीखने की ज़रूरत है। और मैम, उन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी सत्य अहिंसा से, तो वो आज के टाइम में भी ये है।
अगर हम ऐसे रिवॉल्यूशनरी स्टेप्स लेंगे, गोलीबारी करेंगे, बमबारी करेंगे, जो कि उस समय जो कि क्रांतिकारियों ने की थी, तो आज के टाइम में फेवरेबल नहीं होगा। तो हम सबको सत्य अहिंसा के मार्ग पर ही चल के कोई भी चीज़ लेनी है तो वो ले सकते हैं। जैसे सपोज आज अगर हम सब कुछ मांग कॉलेज में करना चाहते हैं तो हम सत्य अहिंसा मतलब आंदोलन करके ही ले सकते हैं, ना कि कोई आगजनी करके, तोड़ फोड़ करके। तो इसलिए गांधी जी का इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस आ जाता है। गांधी जी की क्या सोच, क्या विचार या क्या कहानी आपको हमेशा इंस्पायर करती है? मैंने उनकी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में उन्हें पढ़ा है कि उन्होंने दर्ज किया है कि मैंने बचपन में एक बार चोरी की थी। उन्होंने वो दर्ज भी की है अपनी बातें। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो उन्होंने गलत किया उन्होंने उसको दर्ज किया। और आधुनिक इतिहास में गांधी जी ऐसी व्यक्ति हैं जिन पे आप उंगली उठा सकते हैं। आप ना सरदार पटेल की बुराई कर सकते हैं, ना सुभाष चंद्र बोस की कर सकते हैं, ना भगत सिंह की, लेकिन गांधी जी एक ऐसा मोहरा है जिनको आप कुछ भी बोल सकते हैं। इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में बिखने डाला, इन्होंने बंटवारा करवा दिया, ये सेक्स से रिलेटेड प्रयोग कर रहे थे। जो वो प्रयोग किया उन्होंने लेटर में लिखा, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। तो उन्होंने स्वीकार करने की क्षमता थी। तो उनसे सीखने की ज़रूरत है कि वो गलत जो किए, जो उनको सही लगा उन्होंने बात की और लोगों को स्वीकार किया। लोग बोलते कि वो हिंदू विरोधी थे, लेकिन उनसे बड़ा हिंदुत्ववादी कोई नहीं था, क्योंकि वो गीता का ज्ञान सबसे ज़्यादा प्रेफर करते थे। उन्होंने यहाँ तक बोला है कि मेरी राइटिंग सबसे ज़्यादा ख़राब है, जो कि मैं अपने पूरे लाइफ में नहीं सही कर पाया। तो वो अपनी बुराइयों को दर्ज भी करते थे और मानते भी थे। अपनी कमियों को गांधी जी ने हमेशा पहचाना था। हम ज़्यादातर गलती यही करते हैं कि अपनी जो कमी होती है, हमारी जो वीकनेस होती है, जो माइनस पॉइंट होता है, वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं तो फिर उसे सुधारना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे राइटिंग की बात कही राहुल ने, अगर हमें लगता है कि नहीं हमारा तो सब कुछ सही है, तो वो कभी ठीक हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। सत्य अहिंसा की बात है जो आज बहुत रिलेवेंट तरीके से राहुल ने बताया कि अगर हमें कोई चीज़ चाहिए तो हमें आंदोलन करके नहीं मिलेगी, हमें वो जिस तरीके से आवेदन देना होता है, इसी तरीके से आगे बढ़ा जा सकता है। तो वो सोच जो आज से बहुत सालों पहले देश पर लागू की गई थी, आज भी देश उस पर अमल कर रहा है। गांधी बापू की जन्म जयंती हम मना रहे हैं और उनके उसूल जो हमने बचपन से पढ़े हैं उसे जीवन में उतार कर कहीं ना कहीं खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए और देश के लिए अगर हम छोटे छोटे योगदान दे पाएँ तो गांधी बापू शायद ऊपर रहकर भी देखते हुए खुश होंगे कि मेरा देश आज भी तरक्की कर रहा है, तरक्की की सफ़र पर आगे बढ़ रहा है। यूट्यूब चैनल पर VNM को आप देख रहे हैं और हर वीक मैं युवाओं से बात कर ये सारे मुद्दे उठाती हूँ, क्योंकि यही मुझे लगता है यही वो सेफ हैंड्स है जिनके हाथों में हमें अपना भविष्य सौंपना है, जिनके हाथों में हमें अपना देश सौंपना है। और इसलिए मैं इन्हें उजागर करने, इन्हें टटोलने की कोशिश करती हूँ कि आप क्या सोच रहे हैं। VNM TV पर हर हफ्ते आप युवाओं के साथ इसी तरीके के संवाद को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि VNM का हर अपडेट आप तक लगातार पहुंच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर ज़रूर कीजिए, फॉलो करिए हमें। इंस्टाग्राम, ट्विटर सब जगह VNM मौजूद है। साथ ही OTT प्लेटफॉर्म्स डेली हंट, वोडाफोन TV, जियो TV पर भी 24 घंटे आप VNM TV को देख सकते हैं। देखते रहिए, क्योंकि यहाँ वही बातें चर्चा होती है जो सीधी सीधी आपसे जुड़ी हो। नमस्कार। वडोदरा नवरात्रि महोत्सव देश विदेश में मशहूर। वडोदरा के हर गरबा ग्राउंड का माहौल VNM TV पर घर बैठे देखिए 26 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, रोज रात 8 बजे इन केबल और 9 बजे GTPL और ACN केबल। VNM TV YouTube चैनल, VNM TV फेसबुक पेज, OTT प्लेटफॉर्म, वोडाफोन TV, जियो TV और डेली हंट पर। Vadodara Navratri Mahotsav has been supported by Rama Kids Preschool. Learning is always fun. Saj International, विदेश पढ़ाई के लिए एक ही जगह सभी फैसिलिटी। सदगुरु कृपा डायबिटिक स्वीट मार्ट, से yes to low GI sugar.
ધોરણ 12 પછી કેનેડામાં ઓછામાં ઓછા બજેટમાં કઈ રીતે સ્ટડી કરી શકાય એનું સંપૂર્ણ માર્ગદર્શન મેળવવા આજે જ વિઝિટ કરો કાનન ઇન્ટરનેશનલ, જ્યાં તમને મળશે IELTS, PTE, TOEFL, GRE અને સેટના કોચિંગ સાથે કોલેજ યુનિવર્સિટીના સ્ટડી ઓપ્શન્સ, ફેસિલિટીઝ લાઇક મોક ટેસ્ટ, SOP, EMI, એજ્યુકેશન લોન, વિઝા ફાઇલિંગ અને પ્રી ડિપાર્ચર એવરીથિંગ અંડર વન રૂફ. તો આજે જ આવો કાનન ઇન્ટરનેશનલ એટ ટ્રાઇડન્ટ કોમ્પ્લેક્સ, રેસકોર્સ રોડ, વડોદરા. વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. पिताजी, ये मुझे कहीं नहीं ले जाते, चॉकलेट आइसक्रीम नहीं खिलाते, कहते बचत नहीं, बड़े पेट्रोल के दाम, मेरा जीना हुआ हराम. गीता, पिकनिक पार्टी रोज ही जाते, चॉकलेट आइसक्रीम रोज ही खाते, जॉय ई बाइक में बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई. ये है जॉय ई बाइक, जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी. आज ही घर लाएं और बचत कमाएं. जॉय ई बाइक. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नफीस खान. आज हम बात करेंगे छवि कला के प्रदर्शन की. गुजरात ललित कला अकादमी चित्रकारों को, कलाकारों को एक निश्चित धनराशि प्रदान करता है जिससे वो अपनी कला का प्रदर्शन अलग अलग एग्जीबिशंस हॉल में या अलग अलग राज्यों में और शहरों में कर सकें. और इसी धनराशि का जो सदुपयोग किया है वो अहमदाबाद के बहुत मशहूर फोटोग्राफ़र हैं और कैमरा क्लब ऑफ कर्णावती के सदस्य हैं जिनका नाम है विपिन कृष्ण. आज मैं उन्हीं से बात करूंगा. अब तक जो है 5 वन मैन शो कर चुके हैं और छठा एक जो वन मैन शो उनका जो होने जा रहा है वो है 7 अक्टूबर से 3 दिन चलेगा अहमदाबाद ललित कला अकादमी में. और ख़ास बात यह है कि उनका एक शो जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है, दुबई में होने जा रहा है. ये सारी डिटेल उनसे पूछेंगे हम लोग. आज हमारे स्टूडियो में वो हैं और वो किस सब्जेक्ट पे है, उनका जो विषय है वो कैसे चयन किया उन्होंने और कहाँ से शुरुआत की. विपिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है. विपिन कृष्ण जो है फोटोग्राफी में तो मास्टर हैं ही. ये पहले सरकारी अधिकारी थे तो फोटोग्राफी में कैसे आए? तो मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप तो सरकारी अधिकारी थे, उसके काम किया करते थे, फोटोग्राफी में कैसे आ गए? मैंने शौक से कैमरा एक छोटा वाला ख़रीदा था और मेरी बच्ची जब हुई तो उस बच्ची के फोटोग्राफ्स लेने के लिए मैंने छोटा कैमरा खरीदा. अरे वाह. और उसी बच्ची का एक फ़ोटो मैंने इंटरनेशनल एग्जीबिशन में भेजा. वहाँ मुझे फर्स्ट प्राइज़ पर्सनल लाइफ में मिला. अरे वाह, वेरी गुड. और उसके बाद मैंने पूरे ये मेरी जर्नी एज ए फ़ोटो आर्टिस्ट शुरू कर दी मैंने. 7 तारीख को जो गुजरात ललित कला अकादमी के एग्जीबिशन हॉल में हो रहा है जिसे आप प्रीव्यू के नाम से कर रहे हैं, उसका विषय वस्तु क्या है? इस एग्जीबिशन में क्या खास है? मैंने कई भारत के अलग अलग स्टेट में जाके ट्राइबल्स पर मैंने पोर्ट्रेट फोटोग्राफी की है. उसी फोटोग्राफी को लेकर मैंने एक थोड़ा नई स्टाइल से करने का सोचा. उसको डिजिटल पेंट करके ट्राइबल्स ऑफ इंडिया कई अलग अलग 4-5 स्टेट में से मैंने वो ट्राइबल को लिया है और उसका मैं एग्जीबिशन करने जा रहा हूँ. मेरा जो ट्राइबल्स ऑफ इंडिया पर शो है वो मेरे प्रभु और सृजनहार, हमारे भारत में कई सारे स्टेट्स है, कई सारी जनजातियाँ भी है. पूरे भारत में 645 जनजातियाँ हैं. उसमें से कई आज वैनिश हो रही है. उसमें से फॉर एग्जांपल ये उड़ीसा में कई जनजातियाँ ऐसी है कि जो वो अब लुप्त होने जा रही है. वो नॉर्मली मैंने कैच किया है और उनकी जीवन शैली माध्यम और जो उनका पोर्ट्रेट मैंने लिया है ज़्यादातर और उसी पोर्ट्रेट्स को ट्राइबल्स ऑफ इंडिया के नाम पर मैं करने जा रहा हूँ. टोटल एग्जीबिशन में फोटोग्राफ कितना है आपके? कम से कम मैं 40 के आसपास फोटोग्राफ्स
रखने जा रहा हूँ, एग्जिबिट करने जा रहा हूँ। सब अलग अलग जगह के हैं या सिर्फ नॉर्मली मैंने राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा, एमपी वगैरह स्टेटों में से मैंने ये चूज़ किया है। तो चलिए इनके एक फोटोग्राफ की झलक देखते हैं। दुबई का जो एग्जीबिशन है वो आप कैसे सिलेक्ट हुए? गुजरात सरकार ने सिर्फ आपको ही सिलेक्ट क्यों किया? फोटोग्राफर्स में मेरा सिलेक्शन हुआ इसीलिए कि मैं एंटाइटल हूँ परदेश में भी शो करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कई सारे गुजरात ललित कला के और नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड है, और मैंने जो 5 वन मैन शो किए हैं उसके हिसाब से मेरा सिलेक्शन हुआ है। गुजरात ललित कला में अगर किसी को एग्जीबिशन के लिए ग्रांट लेनी हो, वो धनराशि लेनी हो, तो थोड़ा सा गाइड करेंगे हमें कि किस तरीके से वहाँ अप्लाई करे और कौन लोग एंटाइटल हैं, उसके योग्य पात्र कौन से छवि कला या चित्रकार हो सकता है? गुजरात स्टेट ललित कला में मई और अप्रैल में उसकी एक एडवर्टाइजमेंट आती है, उसमें आप जाके एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है वो भरना पड़ता है। उसमें नॉर्मली कम से कम 4-5 अवार्ड्स, 2 आपके पास 2 ग्रुप शो या आपके वन मैन शो 2 होने चाहिए, इसीलिए वो करने के बाद ही होता है उसमें आप उसके एंटाइटल हो सकते हैं। हाँ, एंटाइटल हो सकते हैं। तो सुना मित्रों आपने कि अगर आप भी चाहते हैं कि गुजरात ललित कला अकादमी की धनराशि या ग्रांट आपको भी मिले और आप उस धनराशि से अपना फोटोग्राफी का प्रदर्शन कर सकते हैं। चलिए सर, अभी दुबई के बारे में बताइए कि कितने दिन का है, कैसे, कब होने वाला है? जैसे आपने कहा कि 7 अक्टूबर को तो प्रीव्यू हो रहा है, तो दुबई में कब होगा? नवंबर 10, 11, 12, 13, 14 5 दिन के लिए है, और वहाँ सारा आर्ट गैलरी है डेरिया में, वहाँ पर हो रहा है मेरा ये एग्जीबिशन। अच्छा, देखिए ये एक और सवाल है, आपने अभी इनका जो जितनी भी चित्र एग्जिबिट होने वाले हैं, जो फोटोग्राफ्स ये रखने वाले हैं, उसमें एक ख़ास बात है कि वो फोटोग्राफ ना होकर डिजिटल पेंटिंग है। तो अब ये नया दौर है, नई टेक्नोलॉजी का एक अध्याय विपिन क्रिश्चियन ने लिखा है। ये आपकी तस्वीरें पेंटिंग जैसी क्यों दिखती हैं? इसमें ऐसा क्या किया है आपने? ये फोटोग्राफ भी लगते हैं और पेंटिंग भी लगते हैं, फोटोग्राफ्स को ये आपने चेंज क्यों किया? क्योंकि 4-5 साल पहले मेरा एक फ़ोटो मेरे दोस्त ने बनाया था, जो मेरा फर्स्ट कवर पेज पर है। उन्होंने डिजिटल पेंट करके दिया, उसके बाद मेरे दिमाग में आया और मैं 3 साल से ये प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था, और मेरे पास जितने भी पोर्ट्रेट्स थे, कई साल 15-20 साल पुराने भी हैं, नेगेटिव के ज़माने के, उसको भी मैंने स्कैन करके मैंने डिजिटल पेंट करवाया है। कच्छ के कई पिक्चर्स ऐसे हैं पोर्ट्रेट्स कि उसको मैंने डिजिटल पेंट करा, और अभी लेटेस्ट तो डिजिटल मीडिया और मिररलेस कैमरा सब आ गए, तो उसमें मैंने निकाल के पूरा किया है। ये सब लोग फोटोग्राफी का एग्जीबिशन कर रहे हैं, मगर मुझे एक अलग तरीके से सबके सामने लाना था, इसीलिए मैंने ये सब पोर्ट्रेट्स को स्क्वायर करके और डिजिटल पेंट करके रखा है सब। अब जो फोटोग्राफर्स हमारे हैं, वो अगर आपसे सवाल करते हैं कि आपने तो फोटोग्राफी को बदल दिया, तो क्या जवाब देंगे? ये प्रभु की मेहरबानी है, वो इंस्पिरेशन देता है मुझे। हमारे सर्जनहार है जो मानवी का सर्जन किया है, वो इंस्पिरेशन से मैंने ये सब किया है। कलाकार का तो कोई आकार कला से जुड़ा ही होता है, और जितनी भी चीज़ें आई हैं, और वक्तन फ़वक्तन जैसे ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी हुआ करती थी, और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटोग्राफी में हम लोग वो डार्क रूम, केमिकल्स फिर धीरे धीरे ख़त्म हो गए, अब कलर लेब्स आ गई, तो हमने वो भी अडॉप्ट कर लिया, कलर फिल्म में आ गई, वो भी अडॉप्ट किया। फिर उसके बाद में जैसे जहाँ तक बात करूँ कि मैं डार्क रूमर था उस ज़माने में, तो अंधेरे में सब कुछ किया करते थे, लेकिन वक्त बदला और मुझे डे लाइट में डार्क रूम मिल गया, उसका नाम था फ़ोटोशॉप। मैं सारी चीज़ें उस पर करने लगा,
तो जब इतना एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया है तो उसका हम लोग को इस्तेमाल क्यों ना करें? मुझे हम अक्सर सवाल आता है, उसका जवाब शायद विपिन कृष्ण ने मुझे दिया कि नहीं, यू कैन कर सकते हैं, क्योंकि जो तरक्की पसंद मुल्क में रहते हैं, तरक्की चाहते हैं, हर एक आदमी चाहता है कि हर चीज़ में मैं आगे बढ़ूं, तो उसी का शायद ये एक स्वरूप है जो इन्होंने इस तरीके से पूरा जो बुक्स को है वो डिजिटाइज करके अपनी जो कला है फोटोग्राफी को, उसको एक नया आयाम दिया है। ये बताओ विपिन भाई कि आपने बार बार में जिक्र कर रहे हैं आराधना, प्रभु, ईश्वर, तो ये फोटोग्राफी में कहाँ दिखता है आपका? फोटोग्राफी मेरा शौक़ है। मैं अपने सर्जनहार की सुंदर रचना को करीब से देखने का अवसर कभी नहीं चूकता हूँ। मैं अपने फोटोग्राफी इस शौक़ से मेरे ईश्वर की हमेशा आराधना करता हूँ। मैं कच्छ, गुजरात, पश्चिम भारत में कई विभिन्न लोगों के फोटोग्राफ्स लिए हैं और मुझे अपने कैमरे के माध्यम से उन संस्कृति को और जीवन शैली को अपने सभी के समक्ष रजू करने के लिए मैं जा रहा हूँ। विपिन कृष्ण जी, थैंक यू वेरी मच। आप स्टूडियो में आए और आपने इतनी अच्छी बातें की और फोटोग्राफी की बातें की, और ख़ास तौर से जो पुरानी फोटोग्राफी थी उसमें डिजिटाइज कैसे कर सकते हैं, फोटोशॉप का अच्छे से किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपने किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सर। तो ये थे विपिन कृष्ण, बात कर रहे थे फोटोग्राफी की और फोटो एग्जीबिशन की। मैं वापस एक बार रिपीट कर दूं कि ये 5 वन मैन शो कर चुके हैं। छठा इनका 7 अक्टूबर, 8 और 9 अक्टूबर तक एक एग्जीबिशन है गुजरात ललित कला भवन में, जहां एग्जीबिशन की गैलरी है वहां पर। तो आप ज़रूर जाएं और उनको इनकरेज करें, और हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि दुबई में भी इनको बहुत वाहवाही मिले और इनका एग्जीबिशन देखा जाए। थैंक यू सो मच।